हेलो, वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंट न्यूज़ के बारे में, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट भी हम देख लेंगे। रेपो रेट क्या होता है, पॉलिसी रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, रेपो रेट के इम्प्लीकेशंस क्या है इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स पे। ठीक है, तो वो सारा हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट को अनचेंज्ड रखा है। यानी लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद जो पहली मीटिंग हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की, तो उसमें पॉलिसी रेट को 6.5% ही रखा गया है। अब पॉलिसी रेट होती क्या है, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा। पॉलिसी रेट अगर हम इंडिया की बात करें तो पॉलिसी रेट इज नथिंग बट इट इज अ की लैंडिंग रेट ऑफ द सेंट्रल बैंक इन ए कंट्री। तो आरबीआई जिस रेट पे बाकी कमर्शियल बैंक को लोन देता है, लैंड करता है मनी, दैट इज पॉलिसी रेट। तो इंडिया केस में रेपो रेट और पॉलिसी रेट सेम है। ठीक है, और पिछली बार ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को चेंज कब किया था, फरवरी 2023 में। और इसी कमेटी में ये भी बताया गया कि फिस्कल ईयर 2025 के लिए जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 7.2% रहेगी। करेक्ट। तो हमने ये ओवरऑल देख लिया न्यूज़ के बारे में। अब हम समझते हैं रेपो रेट होती क्या है। ठीक है, बहुत लोगों को आप में से आइडिया होगा रेपो रेट होती क्या है, लेकिन फटाफट से हम समझ लेते हैं रेपो रेट क्या है, उसके बारे में और भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। तो रेपो रेट एक लैंडिंग रेट है, यानी कि इज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। अच्छा, यहाँ पर यह जान लेना बड़ा जरूरी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अलग बैंक है, एक अलग एंटिटी है, अलग ऑर्गेनाइजेशन है। वो इंडिया का सेंट्रल बैंक नहीं है। इंडिया का सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। यानी कि कोई भी बैंक को, कमर्शियल बैंक को, याद रखना कमर्शियल बैंक को लैंड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर ऐसा कोई इवेंट आता है कि उनके पास फंड की कमी पड़ जाती है, तो उस केस में आरबीआई उनको लोन देता है कुछ पैसे। ठीक है, जनरली एक दिन के लिए देता है वो, और इस शॉर्ट टर्म को हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक जो बोरो करते हैं सेंट्रल बैंक से यानी कि आरबीआई से, तो वो किसके अगेंस्ट में मिलता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास ट्रेजरी बिल्स होते हैं या गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, जी सेक्स होती हैं, उनको गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, सो इट इज इशूड अगेंस्ट द, इट इज गिवन, द शॉर्ट टर्म लोन इज गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटीज सच एज ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द न्यूज, द कमेटी हैज आल्सो डिसाइडेड टू रिमेन द फोकस्ड ऑन द विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव पॉलिसी। अब अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसको समझना भी जरूरी है। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी का एक टाइप है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि किसी देश की एक्सचेंज रेट को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे सीआरआर, एसएलआर, आपकी रेपो रेट है, रिजर्व रेपो रेट्स हैं। तो इनके थ्रू आपकी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। वो मॉनेटरी पॉलिसी में सारे कुछ आते हैं। तो एक टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक क्या करता है कि मनी सप्लाई को एक्सपेंड करता है, यानी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो मार्केट में, ये इंश्योर करता है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में। मनी सप्लाई ज़्यादा होगी मार्केट में तो क्या होगा, लोगों के पास लोन, बहुत पैसा होगा, लोग आसानी से लोन ले पाएंगे कम इंटरेस्ट रेट पे, और उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ को ये बूस्ट करेगा। सारा इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन है। करेक्ट। तो इस कमेटी ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अभी फोकस क्या है कि अकोमोडेटिव जो पॉलिसी है उसका विड्रॉल, यानी कि ये कह रहे हैं कि हमें एक्सपेंड नहीं करवाना है, इन्फ्लेशन को चेक में रखना है। तो या तो हम कट करेंगे या फिर अभी हाल फिलहाल कांस्टेंट रखेंगे। तो पिछले एक साल से हम पॉलिसी रेट्स को देखें तो ये क्लियरली विजिबल है कि कोई भी चेंज नहीं किया है, यानी कि हम इसको कट नहीं कर रहे हैं, पॉलिसी को, मनी सप्लाई को उतना ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। ओके, तो अब पहले समझ लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। पहले ओरिजिन देखते हैं। आरबीआई का एक एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसमें अमेंडमेंट लेके आए थे 2016 में। तो देखिए, इसमें एक सेक्शन है 45 ZB। ठीक है, याद रहे, ठीक है, नहीं याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेक्शन 45 ZB में क्या है, दिस सेक्शन एम्पावर्स द सेंट्रल, यानी यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू कॉन्स्टिट्यूट ए 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो किसके अंडर बनाई गई है? आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45 ZB के अंडर ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है। 6 मेंबर बॉडी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट शैल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। ठीक है, इन्फ्लेशन का टारगेट बना दिया कि आपका इस कंट्री का इन्फ्लेशन इस रेंज में, एक पर्टिकुलर रेंज में, इंडिया के केस में 4 to 6 है, यानी 4 ± 2। तो 4 to 6 के बीच में रहना चाहिए। और इसका ये मेन टारगेट क्या होता है, इन्फ्लेशन को करती है। ये भी सेक्शन 45 ZB में ही है। ठीक है,
अब जो डिसीजन जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेगी रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसीज, इट शैल बी बाइंडिंग ऑन द ऑल द बैंक्स इन द कंट्री। अब कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन में जैसे मैंने बात की 6 मेंबर्स होते हैं, तो इसका जो चेयरपर्सन होता है इस मॉनेटरी कमेटी का, वो होता है पहला आरबीआई गवर्नर। इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी कि आरबीआई गवर्नर है, तो वो ऑटोमेटिकली, एक्स ऑफिशियो का मतलब ये है कि किसी दूसरी पोजीशन पे आप आरबीआई गवर्नर हो तो ऑटोमेटिकली आप इस पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन बन जाते हो। ठीक है। दूसरा मेंबर कौन होगा? अब गवर्नर के अलावा आरबीआई में बहुत सारे डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं, तो जो डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज है वो भी मेंबर होगा। 2 मेंबर की हम बात करें तो थर्ड मेंबर वुड बी एन ऑफिसर ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, और बाकी 3 पर्सन वुड बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। वो कौन से पर्सन होंगे देखिए, जनरली याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार आप सुन लीजिए। दिस कैटेगरी है ना, जो कैटेगरी 3 पर्सन जो अपॉइंट होने चाहिए, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शुड बी पर्सन्स ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, एंड दे शुड हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स और बैंकिंग और फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। तो जनरल से एक कंडीशन है। अब इस एमपीसी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम 1 साल में 4 बार मीटिंग हो इसकी, और कोरम यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स और मेंबर रिक्वायर्ड फॉर ए मीटिंग इज 4, यानी कम से कम 4 मेंबर होंगे तभी ये मीटिंग हो पाएगी, और साल में 4 बार होगी। अब देखिए डिसीजन किससे लिए जाते हैं? इक्वालिटी ऑफ वोट से। सबके लिए 1 वोट होता है। अगर इन केस 3 मेंबर एक इश्यू के इस तरफ हैं, 3 मेंबर अगेंस्ट में हैं और टाई हो गया है, उस केस में क्या होगा? गवर्नर एडिशनल वोट डाल सकता है, उसको कहेंगे कास्टिंग वोट। वो डिसाइड करेगा टाई के केस में कि कौन सा डिसीजन लिया जाना चाहिए। अब जैसे हमने बात की कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे फोकस करती है ये। इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे फोकस करने का देखो क्या मतलब है। इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन टारगेट को अडॉप्ट किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2016 में, कि हमको इन्फ्लेशन के लिए क्या टारगेट रखने चाहिए। ठीक है। इस फ्रेमवर्क में क्या करता है आरबीआई टारगेट्स द इन्फ्लेशन रेट एंड यूज दिस मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स टू अचीव इट। यानी डिफरेंट कोई रेट बढ़ा दी, घटा दी। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा ये? इंटरेस्ट रेट को यानी पॉलिसी रेट को थोड़ा बढ़ा देगा, जैसे लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाए, इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाए। तो इसी तरह से ट्वीक करता है वेरियस टूल्स को, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को, इन्फ्लेशन को एक पर्टिकुलर टारगेट के अंदर रखने के लिए। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका टारगेट क्या है? वो कमिटेड है कि इन्फ्लेशन है वो 4% के टारगेट में रहे। 4% का टारगेट में +2- हो सकता है, यानी 2 to 6% का एक रेंज है, यहाँ पर रहना चाहिए, पर 4 के अराउंड रहे तो बेटर है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में हमारी ग्रोथ हैम्पर हो जाए। सो वाइल सपोर्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। अब समझते हैं, ये हमने समझ लिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी न्यूज़, और वो सारा डिटेल समझ लिया कि रेपो रेट क्या है, पॉलिसी रेट इसी को कहते हैं, वो भी हमने देख लिया। नाउ अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ रेपो रेट ऑन इकोनॉमी। ठीक है। हम अलग अलग सेक्टर्स पे, अलग अलग सेगमेंट्स पे देखेंगे क्या फर्क पड़ता है रेपो रेट का। अब मैं एक सिनेरियो ले रहा हूं कि रेपो रेट बढ़ा दी गई है। ठीक है। तो अगर रेपो रेट बढ़ा दी जाए किसी इकोनॉमी में, तो इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, व्हेन द रेपो रेट इज हाई, तो इसका मतलब है बैंक ने आरबीआई से महंगी दरों पे लोन लिया है। अगर वो बैंक्स को ही बहुत लोन हायर रेट पे मिल रहा है, तो आगे कस्टमर्स को भी हायर रेट पे लोन्स वगैरह देंगे, यानी कि बैंक की इंटरेस्ट रेट ओवरऑल बढ़ जाएगी। अब सारी बैंक्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी लोन्स की रेट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बिकम एक्सपेंसिव। अगर एक्सपेंसिव हो जाती है बोरोइंग, तो बिजनेसेस हैं, बाकी सारी कंपनीज हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डिले कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए महंगा होगा। जब हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात आती है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है कंपनी और बिजनेसेस के द्वारा, तो इसमें क्या होता है कि 0.5% का चेंज भी पॉलिसी रेट में उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है उसकी, ठीक है, उनकी इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस होंगे, कंपनीज होंगे, दे में डिले और स्केल डाउन देयर इन्वेस्टमेंट। दिस विल लीड टू द रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑल्सो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर प्रॉफिट एंड फ्यूचर कैश फ्लोज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपना स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं ऑपरेशंस, तो प्रॉफिट्स पे भी और कैश फ्लो कंपनीज के होंगे, उन पर भी फर्क पड़ेगा। और जो स्टॉक मार्केट होता है वो क्या चलता है, सेंटीमेंट पे चलता है। जब प्रॉफिट्स, एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं होंगे, और सेंटीमेंट ये रहेगा कि आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, तो इट मे कॉज स्टॉक प्राइसेस टू ड्रॉप। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स पे ये फर्क पड़ेगा। अब सेविंग की बात करते हैं। जो हाई इंटरेस्ट रेट्स होती हैं लोन्स पे, जो हमने देख ली थी, उसका क्या फर्क पड़ेगा, तो ये इंटरेस्ट रेट सेविंग्स के लिए भी बढ़ेंगी। एफडी पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, सेविंग अकाउंट पर थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी।
तो इसका क्या होगा, यानी पहले जो एग्जिस्टिंग बैंक की रेट्स थी सेविंग की वो पहले से बढ़ी हैं, तो लोगों में क्या होगा कि उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, सो दे पीपल विल बी एनकरेज टू सेव मोर, इट विल रिजल्ट इन मोर सेविंग ऑन इन एन इकोनॉमी, तो सेविंग बढ़ जाएगी। करेक्ट। अब सेविंग को देख लिया है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स को देख लिया है, नाउ अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन। रेपो रेट अगर हमने हाई कर दी, इंक्रीज कर दी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कंजम्पशन पे। देखिए जब कंज्यूमर होते हैं कई बार उनको घर खरीदना होता है, व्हीकल खरीदना है, 4 व्हीलर भी हो सकता है, 2 व्हीलर भी हो सकता है, तो ये बड़ी परचेजेस हैं। इनको खरीदने के लिए कई बार सैलरी आर नॉट एनफ, तो वे क्या करते हैं बैंक से लोन लेते हैं, EMI जनरेट कराते हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगी, लोन महंगे हो जाएंगे, तो दे विल डिले, यानी कि बोरोइंग फ्रॉम बैंक वुड बी लेस अट्रैक्टिव, यानी कंज्यूमर का जो प्लान था होम्स खरीदने का, ऑटोमोबाइल्स खरीदने का, दे माइट डिले दैट प्लान बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लेस अट्रैक्टिव, यानी कि कंजप्शन कम हो जाएगा। कंजप्शन, सेविंग और इंटरेस्ट और हमने इन्वेस्टमेंट को देख लिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर हम जनरल लेमन टर्म्स में समझें तो महंगाई, यानी कि टू मच मनी ऑफ चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ठीक है। सो हाई इन्फ्लेशन के दौरान क्या होगा, RBI का कंसर्न रहता है कि मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे रिड्यूस करें। तो ड्यूरिंग द हाई इन्फ्लेशन इट इंक्रीजेज द रेपो रेट, क्योंकि हम इंक्रीज देख रहे हैं रेपो रेट में। रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे हमने देख लिया और कंजम्पशन पे देख लिया कि कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इट इज मनी बिकम मोर एक्सपेंसिव टू बोरो। ठीक है। और सेविंग ज़्यादा होगी, इससे और भी रिड्यूस होगी मनी मार्केट में, तो यानी कि कुछ सेव हो रही है और कुछ हम कम मार्केट में डाल रहे हैं, इन्वेस्ट ना तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कंज्यूम कर रहे हैं। सो इट विल रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द मार्केट, दस देयर विल बी लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। ठीक है। अब हम एक्सचेंज रेट और एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी को समझते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को क्या होता है, इसे समझने से पहले एप्रिसिएशन का मतलब होता है रुपए का मजबूत होना है, यानी कि पहले अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो पहले अगर $1 में 85 रुपीज आ रहे थे, तो अगर एप्रिशिएट होता है रुपी तो इसका मतलब है कि अब $1 में आपको 83 यानी 85 से कम ही मिलेगा। ठीक है, यानी रुपये मजबूत हो गया है। और एक्सचेंज रेट क्या होती है कि इट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन टू अनदर, यानी कि अगर हम $1 की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ रुपी तो वो आएगी, एक्सचेंज रेट होगी डॉलर की। तो डॉलर की एक्सचेंज रेट करंट में हम देखें तो इट इज अराउंड 83.5 रुपीज़, यानी कि $1 से हमें अगर रुपये खरीदने हैं तो हमको 83.5 रुपीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, एकदम मैं बेसिक सिंपल वे में समझा रहा हूँ, इसमें मैं कमीशन होता है, कुछ ये होता है, वो सब मैं एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ कि करंट में एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक है, अब क्या होता है कि सेंट्रल बैंक ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसाइड किया इंडिया में कि रेपो रेट को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, रेपो रेट बढ़ गई तो क्या होगा, कंपेयर टू अनदर कंट्री, लेट्स से इंडिया की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो इंक्रीज इन द रेपो रेट कैन मेक द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो करंट में रिलेटिवली हायर कंपेयर टू दोज इन द अदर कंट्री। यानी कोई इन्वेस्टर अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, अब उसने देखा कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, तो उसके लिए इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो जाएगा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इफ द रेपो रेट इज हाई, it can attract foreign investors seeking better return on their investment. So there will be more foreign capital inflow. Let's say simplicity के लिए हम समझते हैं, let's say डॉलर। अब मार्केट में ज़्यादा डॉलर्स हैं, यहाँ पे डिमांड सप्लाई रूल अब अप्लाई करो, यानी कि मोर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई क्योंकि इंडिया अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो गया है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बड़े होने की वजह से रिटर्न अच्छे दे रहा है। So supply is more. That simply means there are more buyers of rupee to invest in India. डॉलर आ रही है बाहर से, रुपी में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो रुपी इन्वेस्ट हो रहा है, तो रुपी की वैल्यू एकदम बढ़ गई कि मुझे सब कोई डिमांड कर रहा है कि रुपी, डॉलर लो रुपी दो। अगर समझने के लिए देखें तो आप डॉलर लो रुपी मुझे दो, जिससे मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकूँ और अच्छा रिटर्न मिल सके मुझे। तो मोर डॉलर चेजिंग द रुपी, सो दिस विल लीड टू द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी दैट इज रुपी। पहले फॉर एग्जांपल पहले $1 में अगर 83.5 रुपीज़ ही आता था, अब बहुत सारे बायर्स हैं डॉलर लेके खड़े हुए हैं, तो अब रुपी थोड़ा कम आ रहा है, डिमांड बढ़ गई रुपी की, तो अभी $1 में लेट से 80 रुपये ही आ रहे हैं। ठीक है, अगर लेमन सब में समझें तो रुपी खरीदने वाले या डॉलर सेल करने वाले ज़्यादा हैं, रुपी डिमांड में जैसे हमने समझा था। सो विच कैन लीड टू एन एप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज करेंसी। तो एप्रिसिएशन हो गया, जो हमने देखा था रुपी मजबूत हो गया है। करेक्ट, तो ये ओवरऑल हमने अलग अलग सेक्टर पर देख लिया कि क्या ग्रोथ पैटर्न रहेगा, किस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम देखें, बाई चेंजिंग द रेपो रेट, सेंट्रल बैंक है, RBI है, वो बोरोइंग कॉस्ट है, स्पेंडिंग पैटर्न है,
जैसे सेविंग ज़्यादा हो रही है, कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा हो रहा है, उसको इन्फ्लेशन रेट्स को, इन सबको कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ साथ बैंक की जो चेंज होता है रेपो रेट में, वो बैंक की स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए बैंक क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जब उनके पास कोई फंड नहीं होता, दे रन आउट ऑफ द मनी, तो कहाँ जाते हैं वे? आरबीआई के पास लोन लेने के लिए, राइट। तो शॉर्ट टर्म पे जो लोन मिलता है वो रेपो रेट पे मिलता है। अगर ये फंड को लैंड करने की रेट है, जो रेपो रेट है, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आ जाता है, तो कमर्शियल बैंक की बोरोइंग में भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा कंपेरेटिवली। तो स्टेबिलिटी को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। तो ओवरऑल हमने देख लिया कि क्या फर्क पड़ता है रेपो रेट पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूपीएससी ने एमपीसी भी पूछा हुआ है पहले, रेपो रेट के इंप्लीकेशंस भी पूछे हुए हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं कैफे आईएएस के अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। कैफे आईएएस में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।